हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर में। ये एक डिस्कशन है जो कि एक आम पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए जानना जरूरी है। ना सिर्फ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक जरूरी है, बल्कि एक जनरल पर्सपेक्टिव से भी बेहद जरूरी है। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं, एसटी कम्युनिटी से आती हैं और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती हैं। इनके बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और इनके जो कम्युनिटी है उसके बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ जो और एसटी कम्युनिटी है इंडिया में, ठीक है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है ब्रीफली, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर है। तो हम इसे ब्रीफली राष्ट्रपति का चुनाव भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ज्योग्राफिकल जो एरिया है जहां से इनका जन्म हुआ है, मतलब जहां पर इनका जन्म हुआ है उड़ीसा में, वो ज्योग्राफिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वहाँ की खास बातें हैं। तो एक ही लेक्चर में आपको बहुत सारी जानकारियां एक साथ मिलने वाली है। इसकी पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है ज्योग्राफी विद अंकित, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सामने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू को फूल देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये फूल देते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट बनने की बधाइयां यहाँ पर उनको दी जा रही हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे पहुंच गए अचानक से स्लाइड में। हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। आप सबसे पहले देखिए, बधाइयां दी जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर आपको सामने दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, आप जानते हैं, एक है द्रौपदी मुर्मू और दूसरे हैं यशवंत सिन्हा। प्रेसिडेंट के दोनों मेंबर्स के रूप में सामने थे, लेकिन वोट आप यहाँ पर देख सकते हो कितना परसेंट वोट किसको गया है। राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव जैसा नहीं होता कि हर व्यक्ति जाता है। आपने कभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं दिया, वोट नहीं दिया होगा, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे एमपीज एमएलए। वो कैसे होता है वो भी आपको आगे जानने को मिलेगा। बस आप बने रहिए पूरा। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू को, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी की, एनडीए बीजेपी की एक विंग है, ठीक है, तो इनको 64.03%, जो कि लगभग लगभग दो गुना है। 35 गुना 70% होता है, तो लगभग ये दो गुने के आसपास है। इनको दो गुने के आसपास वोट मिले, मतलब बहुत भारी भारी लीड दी है, बहुत भारी लीड। ठीक है, और हम आगे बढ़े तो इनके बारे में, हम इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया, कि सारी चीजों को देखेंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था और वर्तमान समय में प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये बीजेपी के मेंबर हैं, आप जाहिर सी बात है बीजेपी की मेंबर हैं, और सबसे पहली वो पर्सन बन चुकी हैं, इतिहास में नाम दर्ज हो चुका है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है, पहली क्या महिला, क्या पहली प्रेसिडेंट कौन बनी है शेड्यूल्ड ट्राइब में से, तो उसमें नाम दर्ज हो चुका है, नाम शुमार हो चुका है द्रौपदी मुर्मू का। ऐसा नहीं कि अचानक से ये सीधा राष्ट्रपति बन गई, इससे पहले भी ये 9th गवर्नर रही है झारखंड की। ठीक है, जन्म इनका उड़ीसा में हुआ है, लेकिन 9th गवर्नर रही है झारखंड की 2015 से 21 के बीच में। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे और इनके पोर्टफोलियोज हैं, देखिए आप, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ये इन्होंने 2002 से 2004 के बीच में काम किया है। इसके पहले ये पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले, ध्यान देना इस बात को, इनका ब्रीफली बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले जूनियर असिस्टेंट रही हैं इन स्टेट इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 1979 से लेकर के 1983 तक। क्या, स्टेट इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट, इसके पदभार पर इन्होंने काम किया है। और उसके बाद फिर ये टीचर भी रही हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, टीचर भी रही हैं। कहाँ? श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर, ठीक है, एट एट रागनपुर अंटिल 1997। 1997 में ये बीजेपी ज्वाइन करती है, तो इसलिए 1997 तक इन्होंने टीचिंग भी की है। जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी ये चीजें बता रहा हूँ, वैसे इन्होंने टीचिंग भी की है अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर। जून 2022 में बीजेपी ने मुर्मू को, द्रौपदी मुर्मू को नॉमिनेट किया कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में। और जुलाई में, आप जानते हैं कि जुलाई में रिजल्ट सबके सामने है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन चुकी हैं इंडिया की, फर्स्ट पर्सन जो इंडिया में बॉर्न हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस,
इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है और फर्स्ट पर्सन जो शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करती हैं इंडिया की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। एक साथ इतने सारे रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो चुके हैं, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते, आपको मैं बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू संथाली फैमिली को बिलोंग करती हैं। अब ये संथाली फैमिली क्या है, जिनको नहीं पता, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, जो सोशियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, संथाली एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, जिसे आम भाषा में आदिवासी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें संविधान की भाषा में एसटी कहा जाता है। तो संथाली फैमिली से बिलोंग करती हैं और जन्म इनका 20 जून 1958 को हुआ था। ठीक है, बाजापोसी एरिया ऑफ रायगनपुर, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। अभी इस मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का हम ज्योग्राफी भी देखेंगे, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्या यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया छोटा नागपुर के प्लेट्यू वाला एरिया है, और छोटा नागपुर के प्लेट्यू में कुछ मिनरल्स मिलते हैं, उसको भी देखेंगे। तो एक ही साथ देखिए, आपको पॉलिटी भी पता लग रही है, बैकग्राउंड भी पता लग रहा है, ज्योग्राफी भी पता लग रही है ना, उनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री भी पता लग रही है। तो सारी चीजें आपको एक साथ एक लेक्चर में मिल रहा है, उसका नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनके फादर, ग्रैंडफादर दोनों ही विलेज काउंसिल के हेड हुआ करते थे ट्रेडिशनली, जो विलेज में काउंसिल होती है उसके हेड हुआ करते थे। मुर्मुर, साथ ही ध्यान दीजिए, मुर्मुर आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट फ्रॉम रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से, आर्ट्स ग्रेजुएट हैं। मैरिड, इनकी शादी हुई फिर श्याम चरण मुर्मू के साथ। ये एक बैंकर थे, बैंकर थे, मतलब 2014 में इनकी मृत्यु हो गई। न सिर्फ इनकी 2014 में इनके पति की, हस्बैंड की मृत्यु हुई, बल्कि दो बेटे थे, उनकी भी मृत्यु हुई। ठीक है, उन दोनों की भी मृत्यु हुई। एक बेटी है जिनका नाम है इतिश्री मुर्मू। ठीक है, उन्होंने अपने हस्बैंड को, दो सन को, अपनी मदर को, अपने ब्रदर को 7 साल के दौरान इतने सारे लोगों को खोया है। 2009 से लेकर के 2015 के बीच में इतने सारे लोगों को उन्होंने खोया है। फिर भी आप देखिए, लगातार मेहनत करते रहे और आज जिस मुकाम पर हैं, हम सब उनके बारे में जान रहे हैं। इनसे हमें सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां, देखिए, हर किसी के जीवन में परिस्थिति आपको हमेशा स्मूथ नहीं मिलेगी। किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, सबके जीवन में है। लेकिन ये जिंदगी है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो परिस्थितियों से आगे बढ़ता है वही योद्धा कहलाता है, जैसा द्रौपदी मुर्मू से हमें सीखने को मिल रहा है। इतने सारे लोगों को खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और आज हम उनके बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, वो ब्रह्मा कुमारी सेक्ट्स को फॉलो करती हैं, इनके फॉलोवर हैं। द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ज्वाइन किया था रायगनपुर में 1997 में। और ये उस टाइम पे 1997 के टाइम पर, जब हम में से बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, उस टाइम पर इलेक्ट हुए थे काउंसलर ऑफ द रायगनपुर नगर नगर पंचायत के रूप में। ठीक है, फिर इसके बाद ड्यूरिंग बीजेपी एंड बीजेडी कोलिशन, बीजेपी और बीजेडी के कोलिशन के टाइम पर गवर्नमेंट इन उड़ीसा, शी वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मार्च 2000 से लेकर के 2002 के बीच में। ये एक इंडिपेंडेंट कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज इनके पास था। इसके अलावा फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट फ्रॉम अगस्त 6 2002 से लेकर के मई 16 2004 के बीच में इसके पद पर भी इन्होंने काम किया है। 2009 की अगर हम बात करें, 2009 में टाइमलाइन के हिसाब से देखिए, हम चल रहे हैं 2000, फिर दो, पहले हमने 1997 देखा, उसके बाद 2000, फिर 2002 तक, फिर 2004 तक ये काम हुआ। फिर 2009 में इन्होंने लोकसभा की जो सीट है, लोकसभा इलेक्शन, वो उसमें शी लॉस्ट द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मयूरभंज कंस्टिट्यूएंसी। कारण क्या है? एज द बीजेडी एंड बीजेपी अलायंस हैड एंडेड, इस वजह से। ठीक है, अब यहां पर आपको एक स्टेटिस्टिक्स दिखाई दे रहा है, जितने भी प्रेसिडेंट हैं, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के, और आपको अभी तक जो थे, अभी 25 तारीख तक रामनाथ कोविंद जी प्रधानमंत्री के रूप में है, 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगी, है ना। तो यहाँ तक एक टाइमलाइन दिखाई दे रही है कि कौन कौन से प्रधानमंत्री हमारे सामने रहे हैं, जिसमें से ब्लू कलर का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस,
कांग्रेस के सबसे ज्यादा, कांग्रेस पार्टी से सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट हुए हैं। कुछ इंडिपेंडेंट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। टोटल अभी तक हम देखें तो 13.33% टोटल हमारे प्रेसिडेंट हुए हैं, फिर जनता पार्टी से सबसे कम हुए हैं। ठीक है, तो ये एक डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमने बात करी थी मयूरभंज की, क्योंकि उड़ीसा में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ है। तो उड़ीसा, ये पूरा आप जानते हैं कि उड़ीसा है, उड़ीसा के ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बिहार है, फिर झारखंड है, फिर इधर छत्तीसगढ़ है, और ये उड़ीसा है। उड़ीसा में भी ये कई सारे आपको डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं, जिनमें से ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है मयूरभंज। ठीक है, ऊपर ये बाउंड्री शेयर कर रहा है झारखंड के साथ मयूरभंज। ओके, नॉर्दर्न एकदम क्षेत्र है उड़ीसा का। और उड़ीसा में जो 30 स्टेट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट, 30 जिले हैं। 30 जिलों में ये सबसे बड़ा जिला है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का बाय एरिया। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बारीपदा है। और इसके कुछ और भी मेजर टाउन है उड़ीसा के, जैसे रायगनपुर है, और करंजिया है, उदाला है, ये सब है। और 2011 के सेंसस के अनुसार अगर हम देखें तो ये मयूरभंज थर्ड मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। पूरे 30 में से सबसे ज्यादा, थर्ड मोस्ट पॉपुलस का मतलब है कि तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा एक जिला है। जो 30 जिले हैं उड़ीसा के, गंजम और कटक के बाद, कटक और गंजम भी उड़ीसा के ही डिस्ट्रिक्ट हैं। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ही सिमलीपाल नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिमलीपाल एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। और साथ ही साथ ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व भी है 2009 से। ठीक, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आयरन ओर की माइनिंग के लिए जाना जाता है लगभग 100 सालों से, मोर देन अ सेंचुरी, 100 सालों से भी ज्यादा के लिए से आयरन ओर की, लौह अयस्क की माइनिंग के लिए जाना जाता है। उड़ीसा के बारे में हम और बातें जानेंगे। उड़ीसा के बारे में देखिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है आयरन ओर के प्रोडक्शन में, ठीक है, ये 50% है। टोटल इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 50% प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स हैं उड़ीसा में वो मयूरभंज है। मयूरभंज, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ में हेमेटाइट टाइप का जो ये है आपका आयरन ओर वो मिलता है। आयरन ओर की भी कैटेगरीज होती हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे हेमेटाइट, सीडाराइट, लिमोनाइट, इस तरीके की कैटेगरी होती हैं, इनको लिखिएगा। ठीक है, और बांसपानी है, टोडा है, केंदुजाड़ है या क्योंझर, और तोमका रेंज कटक में है ना। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं सुंदरगढ़ में, संबलपुर और हीरापुर हिल्स कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पर आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, लौह अयस्क का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ से ये लौह अयस्क का प्रोडक्शन जब होता है फिर ये भेज दिया जाता है आयरन ओर स्टील प्लांट को, जैसे बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर और राउरकेला, इन स्टील प्लांट्स को भेज दिया जाता है। उड़ीसा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है मैग्नीज के प्रोडक्शन में भी पूरे इंडिया का, जो कि लगभग लगभग 14% प्रोडक्शन करता है, और लगभग 14% वैल्यू में भी, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू में भी ये प्रोडक्शन करता है मैग्नीज का। यहाँ पर गोंडाइट जो डिपॉजिट है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, खोंडोलाइट और कोडोराइट, कालाहांडी, कोरापुट, ये इंपॉर्टेंट रिच एरियाज हैं मैग्नीज के, है ना। इसके अलावा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट, संबलपुर, ये भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उड़ीसा के जो कि मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। अगर हम बात करें बाक्साइट में, तो बाक्साइट में फर्स्ट प्रोडक्शन है उड़ीसा का, मोर देन लगभग आप 50% के आसपास देखिए तो प्रोडक्शन बाक्साइट का उड़ीसा से ही होता है। कालाहांडी कोरापुट जो बेल्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश तक एक्सटेंडेड है, वो यहीं से इसका प्रोडक्शन होता है ना। इसके अलावा बोलांगीर, संबलपुर, सुंदरगढ़, इन एरिया से भी प्रोडक्शन होता है बॉक्साइट का। ओके, ए न्यू एल्यूमिनियम प्लांट, ये भी एक एल्यूमिनियम प्लांट लोकेटेड हुआ है दामनजोली और दुर्गुड़ा, प्रोवाइड ए गुड मार्केट फॉर बॉक्साइट इन दिस रीजन। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखने वाली है। अब हम आ गए हैं थोड़ा, अभी तो हमने उस एरिया की ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया। देखिए जहां से द्रौपदी मुर्मू आती हैं, जो जो कि उड़ीसा है, और उनके आसपास का जो मरुभूमि, यहाँ पर कौन कौन से
माइंस हैं जैसे आयरन ओर और मैग्नीज है ना। अब हम बात करेंगे ब्रीफली पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है इंडिया में। अब मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम इसको बहुत ब्रीफली नहीं देख, बहुत डिटेल में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर इसको डिटेल में देखने आएंगे तो यही अपने आप में 2-3 घंटे का लेक्चर है, इससे ज्यादा ही लग सकता है, कम नहीं। राष्ट्रपति का जो चुनाव है इंडिया में, अब संविधान संविधान के हिसाब से देखिए कोई भी काम होता है तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ आप जानते हैं कि भाग हैं, पार्ट 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। अब उन 395 आर्टिकल्स के बीच में सब आर्टिकल्स भी होते जाए तो फिर वो संख्या लेकिन फिर भी 395 ही रहेगी, ये आप जानते हैं। पार्ट कितने? 22। तो उन 22 पार्ट्स में से पार्ट 5 में और आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब ये यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होती है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। अब ये इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप देखिए आर्टिकल 52, 3, 4, 5, 6, 52, 53 इस तरीके से, और कहाँ तक? 78 तक। उसके बाद भी राष्ट्रपति कुछ ना कुछ तरीके से जुड़े हुए हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आर्टिकल 52 में क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा। आर्टिकल 53 में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, फिर मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट, है ना, और टर्म माने कितना समय होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये सारी बातें बताई गई हैं इन आर्टिकल्स में। तो 52 से लेकर के 78 के बीच में यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जिसका मतलब है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। प्रेसिडेंट इंडियन स्टेट का हेड होता है, हेड ऑफ इंडियन स्टेट। और ये भारत देश का सबसे पहला नागरिक इनको कहा जाता है। जब भी जनगणना होती है तो सबसे पहला नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का ही सबसे पहले लिखा जाता है। और राष्ट्रपति अपने आप में एक सिंबल है यूनिटी का, इंटीग्रिटी का और सॉलिडेरिटी का ऑफ द नेशन। अखंडता, एकता, इन सब का एक प्रतीक है। इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, हम जो पीपल हैं, बाय द पीपल, डायरेक्टली हम उनको चुनाव नहीं करते हैं। हम सांसद, विधायक चुनते हैं और फिर हमारे मत मूल्य से राष्ट्रपति को चुना जाता है, फिर वो राष्ट्रपति को वोट देते हैं, है ना। तो दोनों ही हाउस के, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों ही हाउस के, पार्लियामेंट के जो मेंबर, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपना वोट देते हैं। ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ऑफ द स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये सब मिल करके वोट देते हैं राष्ट्रपति को, है ना। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, सपोज ऐसे ही 10 लाख है, और इसमें सपोज कि मान लीजिए कि इसमें 5 सांसद हैं, है ना। लोकसभा के 5 सांसद हैं, 3 राज्यसभा के हैं, इस तरीके से, और विधायक हैं। तो हर एक का जो अपना एरिया होता है, उस एरिया में जो पॉपुलेशन है, सपोज कि एक जिला है, उस जिले की पॉपुलेशन 1 लाख है, तो वहां पर जो सांसद, विधायक होंगे, तो वो उनका मत मूल्य कैलकुलेट होगा। अगर वो जीते हैं, इसका मतलब है कि उतनी जनता वोट दे रही है किसको? राष्ट्रपति को। तो वो सब कैलकुलेट होता है। और ये हर स्टेट का वोट वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक स्टेट की पॉपुलेशन अलग है। लोकसभा, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इस वजह से हर एक का जो वोट वैल्यू है वो अलग होती है। लेकिन ये इसका तरीका होता है कि कैसे, कौन कौन इसमें वोट देगा। ठीक है। अब एक विधायक का मत मूल्य कैलकुलेट करने के लिए या उसका वोट वैल्यू निकालने के लिए एमएलए का ये फॉर्मूला अपनाया जाता है, जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणा 1/1000 हमें करना होता है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, इसको हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्य की विधानसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर हुए हैं, है ना, उससे डिवाइड कर देना। मान लीजिए कि वो 10 इलेक्टेड मेंबर हैं या 20 इलेक्टेड मेंबर हैं, तो 10 हैं तो वो 1,10,000 में बढ़ जाएंगे। तो एक का वेट वैल्यू कितना हो गया? 10,000 हो गया। सिंपल था। इस तरीके से, मतलब 10 है नहीं, फिर इसको ये यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/1000 से, तो तब निकल करके आएगा एक विधायक का वोट वैल्यू। ठीक। ऐसे ही हम एमपीज का भी, वो एमएलएस थे, एमपीज का भी वोट वैल्यू इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है।
सभी राज्यों के एक सांसद के सदस्य के मत मूल्यों के लिए आपको सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का कुल योग बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड कर देना है, तो निकल के आएगा एक सांसद के, संसद सदस्य के, या जिसको सांसद कहते हैं, इनका वोट वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ द स्टेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एक स्पेशल तरीके का फॉर्मूला होता है, एक स्पेशल तरीके का मेथड होता है राष्ट्रपति के चुनाव का, जिसे हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा, ये जो पूरा प्रोसेस है वो होता है, इसको हम एकल संक्रमणीय मत कहते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत कहते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज बाय द सीक्रेट बैलेट। इसमें होता ही है कि मान लीजिए जैसे अभी दो व्यक्ति, दो कैंडिडेट थे, लेकिन अगर सपोज कि 10 कैंडिडेट होते तो हर एक विधायक को, हर एक सांसद को 10 के 10 लोगों को वोट देना है, 10 के 10 कैंडिडेट को वोट देना है। ऐसा करना होता है कि मेरी फर्स्ट चॉइस क्या है। जैसे आप एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, 4 जगह आपको फिल करनी, 4 सेंटर। फर्स्ट चॉइस मेरी ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस ये है, फोर्थ चॉइस ये है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि अगर आपने किसी को छोड़ दिया, कभी कभी क्या ऐसा होता है कि आपने किसी को छोड़ दिया, कि अगर मान लीजिए कि आपने 2 ही भरे या फिर 3 ही भरे, तो वो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो फिल ही नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर किसी ने 10 के 10 फिल नहीं किए तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो 10 के 10 फिल करने की मेरे फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, इस तरीके से ये है ना। और जो एक मिनिमम लेवल से नीचे वोट प्राप्त करता है, पहली काउंटिंग होती है, जो मिनिमम लेवल से प्राप्त करेगा नीचे, वो फिर हट जाएगा। फिर ऐसी दूसरी काउंटिंग होगी, अगर वो मिनिमम वैल्यू से नीचे अगर वोट प्राप्त करते हैं तो फिर वो हट जाते हैं वो कैंडिडेट। आगे इसमें लिखा गया है जो क्वालिफिकेशन होती है इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट की, क्या क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी भी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन है। तो ऐसी प्रेसिडेंट की भी है, हालांकि वो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले चीज इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और 35 मिनिमम एज कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट, ठीक है। और क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ये इसका तीसरा क्राइटेरिया है। और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट पोस्ट होल्ड ना करते हो। प्रॉफिट पोस्ट मतलब लाभ का पद, लाभ का पद यानी कि कोई भी सरकारी, यूनियन गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या फिर कोई लोकल अथॉरिटी या फिर एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी की किसी भी प्रकार का कोई भी पद भार ग्रहण ना करता हो। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली है, चाहे कोई प्रेसिडेंट अभी पद में है, और वो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट है या फिर वो प्रेसिडेंट है, यूनियन गवर्नर है किसी भी स्टेट के, है ना, या एक मिनिस्टर है यूनियन, किसी यूनियन के या स्टेट के, तो उनको लाभ का पद नहीं कहा जाता है, उनको प्रॉफिट पोस्ट नहीं कहा जाती है, और वो उस पद पर रहते हुए भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है। आगे इसमें कुछ और भी बात बताई गई है कि जब आगे नॉमिनेशन कैंडिडेट भरते हैं इलेक्शन के लिए, फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट को कुछ क्या कराना पड़ता है, 50-50 लोगों का प्रस्ताव, 50-50 लोगों का क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रपोजर, ठीक है, 50 इलेक्टर एज प्रपोजर और 50 इलेक्टर एज सेकेंडर, इनका साइन करा के, जैसे होता ना कि आप टिकट लेने के लिए भी जा रहे हैं, तो टिकट लेने से पहले एक जनता भीड़ अपने सामने लेकर के जानी होती है, तो उस वैसे ही नॉमिनेशन के लिए 50-50 लोगों का इनको सहमति चाहिए होती है, ठीक है। और हर एक कैंडिडेट को एक सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि है 15,000 रुपए धनराशि, 15,000 रुपए धनराशि सिक्योरिटी के पर्पज से दी जाएगी, ठीक है। इन केस अगर कोई कैंडिडेट 1/6 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाया, तो वो जो डिपॉजिट किया गया पैसा है वो वापस नहीं होगा, वो जब्त कर लिया जाता है। पहले ये धनराशि बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन इसको बढ़ाया गया ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं
वो उनको थोड़ा नुकसान हो, इसलिए वो अपना सीरियसनेस दिखाएं, इसलिए इस अमाउंट को 15,000 रुपए किया गया। हालांकि वो 15,000 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी 15,000 रुपए किया गया है ना। आगे हम ओथ ओथ यानी कि जो शपथ, शपथ से लेकर के हम बात करेंगे। तो शपथ प्रेसिडेंट किसके सामने लेते हैं, किसके द्वारा दिलाई जाती है शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं, मतलब सुप्रीम जज होते हैं, मेन जज। जैसे 30+1 बोलते हैं, तो इसका मतलब है 1 जो मेन सीनियर जज है और 30 जो बाकी जजेस हैं। तो चीफ जस्टिस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रेजेंस में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। अगर मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंस है, तो उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो अवेलेबल रहेंगे। 2018 में प्रेसिडेंट की सैलरी सैलरी पर बात कीजिए तो सैलरी 1.5 लाख से 5 लाख पर मंथ कर दी गई है। आप चौंक गए होंगे सुन करके, जो यहाँ बिल्कुल 1.5 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे पहले 2008 में ये कम हुआ करती थी, 2008 में 1.5 लाख तक, 1.5 लाख थी। और द पेंशन of the retired president was increased from 3 lakhs per annum to 50%। ठीक है, उस समय पर 3 लाख रुपए पेंशन ये थी तनख्वाह, और 3 लाख का 50% 1.5 लाख रुपए पर मंथ इसका वो हुआ करता था, क्या बोलते हैं इसे, पेंशन। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे अब रामनाथ कोविंद जी अब पद से हटेंगे, तो उनको भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद भी बहुत सारी फैसिलिटी, रेजिडेंस फैसिलिटीज, फोन फैसिलिटीज, कार, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, ट्रेवल फैसिलिटीज, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज इनको मिलती हैं। प्लस साल का 1 लाख रुपए पर एनम अलग से मिलता है, जो अलग से ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं ये भी। साथ ही उनके स्पाउस को भी फैमिली पेंशन के तौर पर 50% पेंशन ऑफ रिटायर्ड प्रेसिडेंट के रूप में दिया जाता है। वही सारी सुविधाएं, लेकिन थोड़ा कम कम। रेसिडेंट, फोन फैसिलिटी, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी फैसिलिटी उनको दी जाती है ना। सेक्रेटेरियल स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब ऑफिस एक्सपेंसेस के तौर पे 20,000 रुपए पर एनम अलग से मिलते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को नंबर ऑफ प्रिविलेजेस मिलते हैं, इम्यूनिटीज मिलती हैं, ये आपको ध्यान देना है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को ये इम्यूनिटी मिलती है कि वो किसी भी तरीके का ऑफिशियल एक्ट, वो लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, मतलब ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब उनका जो कार्यभार है उसके दौरान, 5 वर्ष का जो कार्यभार है उसके दौरान उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। इवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, he cannot be arrested और imprisoned, मतलब जेल में डालना या अरेस्ट करना, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए उनको पहले 2 महीने का प्रायर नोटिस देना होगा, और उसके बाद सिविल प्रोसीडिंग होगी। जब उस एक प्रक्रिया होती है, पहले उनको अपना पदभार छोड़ना होगा, पदभार छोड़ने के बाद तब उन पर ये सिविल प्रोसीडिंग की जाएगी। उसके लिए भी 2 महीने पहले एक नोटिस देना होगा, है ना। अभी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और ना हो ऐसा, उसे कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया, या इम्पीचमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, उसे भी हम समझेंगे। ठीक, तो जो टर्म है यानी कि कार्यभार है प्रेसिडेंट का, वो 5 सालों का होता है ना। 5 साल तक एक कैंडिडेट बन करके नॉर्मल सिचुएशन में वो पदभार अपना ग्रहण करते हैं। जिस दिन से वो एंटर किया ऑफिस में, उस दिन से उनका टाइम पीरियड, उनकी घड़ी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर वो बीच में छोड़ना चाहे तो वो मतलब रेजिग्नेशन दे सकते हैं। रेजिग्नेशन, अपने रिजाइन लेटर किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, ये बात याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपने टाइम पीरियड से, मान लीजिए इलेक्शन नहीं हुए या कोई ऐसी समस्या है, तो वो अपने टाइम पीरियड से आगे और उस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल सक्सेसर अज्यूमिंग चार्ज, मतलब आगे कोई चार्ज अगर किसी दूसरे प्रेसिडेंट को नहीं मिला। आगे वो री इलेक्शन करने के लिए भी एलिजिबल है। कितने टाइम, कितने बार? न एनी नंबर ऑफ टर्म, इसका कोई नंबर नहीं है। जबकि यूएसए में एक पर्सन 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर यूएसए में जो चलता है प्रेसिडेंशियल शासन चलता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां होती हैं। और हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, असली जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री में होती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में ऐसा क्यों है
राष्ट्रपति का जो पद है हमारे देश में, वो किस कंट्री के राजा महाराजा से बिलोंग करता है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया कि ऐसा क्यों है, तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट आता है इम्पीचमेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। अब मेरी राइटिंग थोड़ा सा ऐसे ही है, महाभियोग की प्रक्रिया। इसका मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की, क्योंकि उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वो उस पद पर हैं। ठीक है, ये इसलिए कि उस पद का जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए है ऐसा। अगर कोई इस बात को सुनकर एकदम ऑफेंड ना हो, ये उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। इम्पीचमेंट तभी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान का उल्लंघन हो, तभी इम्पीचमेंट किया जा सकता है। अब ये इम्पीचमेंट का मतलब है क्या, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। अब किसी भी चीज को अगर डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसको डिफाइन करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। जब कभी भी मौका मिलेगा वो इसको डिफाइन कर देगा कि इसको मतलब होता क्या है। आप कुछ भी कहेंगे, वो कहेगा नहीं तुम्हें नहीं पता, हम बताते हैं इसका मतलब क्या है। तो ये इम्पीचमेंट का मतलब भी वही बताएंगे, और जो वायलेशन, इम्पीचमेंट नहीं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सब वही बताएंगे। अभी तक कोई भी जो प्रेसिडेंट है उनको इम्पीचमेंट नहीं किया गया है। आगे जो वैकेंसी है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। मतलब एक प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली किन किन कंडीशन में हो सकता है। पहला, अगर वो अपने 5 ईयर टेन्योर से पहले ही एक्सपायर हो जाए, है ना। दूसरा, जो बाय हिज रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन वाइस चांसलर को देंगे, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट को, है ना। बाय हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, एक्सपायर हो जाना, रेजिग्नेशन दे देना, इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया, और उसकी डेथ, ये सब। अच्छा, पहला जो है 5 ईयर एक्सपायर, जो टेन्योर है वो एक्सपायर हो जाए तब, खुद नहीं, 5 ईयर टेन्योर एक्सपायर हो जाए। दूसरे में रेजिग्नेशन है, तीसरे में इम्पीचमेंट, तीसरे में डेथ है। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, इन चार में ना है वो अदरवाइज में। अदरवाइज एक ऐसा ऑप्शन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा कुछ भी कंडीशन हुई तो वो अदरवाइज में आ जाएगा। जैसे वो डिसक्वालीफाई हो गया क्योंकि उनको एक मिनिमम अपनी सीट होल्ड करके रखनी होती है, अगर वो उस सीट को नहीं होल्ड कर पाए तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। पावर की भी बात की जाए तो प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर होती हैं। तो यहाँ पर ये 7 पावर्स हैं। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी सिंपल से मैं आपको बताता हूँ कि एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी पावर, ये 7 पावर्स होती हैं। इनके ऊपर अलग से लेक्चर बन सकता है, आप कमेंट कीजिए आपको अगर इसके बारे में जानना है तो, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है प्रेसिडेंट के पास जिसको बोलते हैं वीटो पावर। यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया काफी जद्दोजहद करता है वीटो पावर के लिए। ऐसे ही प्रेसिडेंट के पास भी एक वीटो पावर होती है। देखिए, जब तक किसी बिल को जब पार्लियामेंट में ले जाया जाता है, उसको पास किया जाता है, तो वो एक बिल कहलाता है। वो कानून तभी बनता है जबकि उस पे प्रेसिडेंट साइन ना कर दें। तो जब तक वो प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करते हैं, तब तक वो कानून नहीं बनता है, वो एक्ट नहीं बनता है। ठीक है। अब जब ये प्रेसिडेंट के पास इस बिल को ले जाया गया, संसद में पास हो गया, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, है ना। अब लेके जाएंगे तो फिर अब जो प्रेसिडेंट है वो अपनी इस वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए 3 काम कर सकते हैं। मतलब वीटो पावर ऐसी है कि वो इन 3 में से कुछ कर सकते हैं। ये एक ऐसा, जैसे आप समझ सकते हो, ये जीवन दान जैसा है। 3 बार और मिल गया, 3 कामों में से। जीवन दान नहीं, आप कह सकते हो 3 वरदान मांग लो, तो ये 3 वरदान जैसा है किसको? प्रेसिडेंट को। तो 3 अल्टरनेटिव ये आपके पास पावर्स हैं। ठीक है। और ये बताया गया कि इसमें आर्टिकल 111 में, 111 नंबर के आर्टिकल में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के। वो उस बिल को 3 में से एक काम कर सकते हैं, या तो वो उस बिल को एसेंट कर सकते हैं टू द बिल, वो उसको होल्ड पे रख सकते हैं, ही मे विदाउट होल्ड हिज एसेंट टू बिल, है ना। और वो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये इन 3 में से कोई भी वो एक काम कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर इफ अ बिल पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, अगर वो बिल दोबारा से पास हो गया पार्लियामेंट में, तो उसे फिर राष्ट्रपति को विदाउट अमेंडमेंट एंड अगेन प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, अगर वो पार्लियामेंट में बिना किसी अमेंडमेंट के दोबारा से पास हो गया, तो प्रेसिडेंट को उसे मस्ट हैव गिव द एसेंट टू द बिल।
फिर उनको बिल के रूप में उसे देना पड़ेगा। ठीक है, स्वीकृति यानी कि देनी पड़ेगी, एसेंट, स्वीकृति देनी पड़ेगी। अब ये वीटो भी देखिए अलग अलग प्रकार की होती है। मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा लेक्चर है प्रेसिडेंट अपने आप में, मैं इसलिए आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अब ये वीटो पावर भी इतने प्रकार की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, एक होती क्वालिफाइड वीटो, एक होती सस्पेंसिव वीटो, एक होती पॉकेट वीटो, जेब में रख करके उस जो बिल है उसको आराम से लेके घूमो, कोई नहीं पूछने वाला 6 महीने तक। ठीक है, तो एक पॉकेट वीटो होती है। तो ये इतने प्रकार के वीटो पावर्स हैं। आगे आपके सामने देखिए प्रेसिडेंट के, जो मैंने आपको बताया 52 से लेकर के आर्टिकल 78 के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में दी गई है। प्रेसिडेंट के 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के बारे में दिया गया है, 54 में इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, 55 में दिया गया है कि क्या क्या मैनर्स हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, इनका टाइम पीरियड कितने समय का होगा ये बताया गया है 56 में। 57 में एलिजिबिलिटी बताई गई है, री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी। 58 में क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। 59 में जो कंडीशंस, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस क्या होनी चाहिए ये बताया गया है। 60 में ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 में जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया ये बताया गया है, कैसे इनको हटाना है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी 62, 65, 71, 2, 5, 6 और ये 7, तो ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनको एक एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब इसको सबको मैं पढ़ता रहूंगा तो इसमें देर लगेगा। तो आप इसको एक एक बार देख लेना कि जैसे मास्टर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है किसमें, 72 में। जो ओथ हो, अदर प्रोविजंस होते हैं ये भी आपको इसमें पता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट, टर्म, सैलरीज, ये 75 में बताया है। ठीक, आगे भी ड्यूटीज, प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटीज होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, उन सब की ड्यूटीज के बारे में 78 में बताया आर्टिकल में। आगे कुछ आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट से जुड़े हुए हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोपोगेशन, डिसोल्यूशन। 111 में जो बिल्स हैं उनसे रिलेटेड जो पावर्स मैं भी बताया था थोड़ी देर पहले। फिर यूनियन बजट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो कैसे करके प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को अगर किसी से सलाह लेनी हो किससे लेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेगा, जाहिर सी बात है। किसी मंत्री वंत्री से तो लेंगे नहीं कि आओ मुझे बताओ क्या करना है, तो किससे ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, आगे है, अब हम बढ़ रहे हैं शेड्यूल ट्राइब की तरफ। ठीक, जो शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि देखिए हमने ज्योग्राफी के बारे में जाना, द्रौपदी मुर्मू की बायोग्राफी के बारे में जाना। अब हम देखने वाले हैं जो शेड्यूल ट्राइब है, जिस कम्युनिटी से वो आती हैं, उसके बारे में, और इंडिया की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उन सब के बारे में। इनका मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का एक स्पेशल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वर्तमान समय में हम देखें तो लगभग 10.41 मिलियन, 10.41 मिलियन, या फिर आप इसे 1041 लाख लोग कह सकते हैं, 2011 के सेंसस के अनुसार इतने पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% पॉपुलेशन बनाती है। अब जो नए डाटा आएंगे वो बताएंगे कि अब कितना पॉपुलेशन हो गया है। उम्मीद है कि ये बढ़ गया होगा डाटा, ऐसे उम्मीद है ना। ये एक अलग ही डिफरेंशियल रेशियल, एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस ग्रुप को फॉलो करते हैं। इन सब पर मैं वीडियोस बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अलग से, क्योंकि हर एक टॉपिक एक साथ नहीं हो सकता, तो अलग से वीडियो बनाई जाएंगी। मोस्टली ये एक आइसोलेशन एरिया में रहते हैं, यानी कि अलग क्षेत्र, बिल्कुल मुख्य समाज से अलग में, या फिर रिलेटिवली आइसोलेशन एरिया, हिली एरिया, फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ही वो पीपल होते हैं जो इंडिजिनस पीपल कहलाते हैं, मतलब जो हमारे देश के हैं, जो यहीं के हैं, जैसे इंडिजिनस प्लांट होते हैं, इनको इंडिजिनस पीपल कहा जाता है। और कुछ इन्हें फोर्थ वर्ल्ड के लोग भी, चौथी दुनिया के लोग भी कहते हैं। इनका अपना एक कल्चर है जिस पर ये बहुत अच्छे से भरोसा रखते हैं और उसे फॉलो करते हैं, और उसे बचाए रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं। इसी वजह से इन्हें कई बार पास्ट, प्रेजेंट और जो कॉलोनीज है, कॉलोनिज्म है ना, उसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव झेलना पड़ा है, उसके कई बार विक्टिम हुए हैं। लगातार आप देखते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब है उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, यहाँ से वहां भेजा जा रहा है, वहां से यहाँ भेजा जा रहा है, तो इसका ये विक्टिम हुए हैं लगातार। क्लोज रिलेशनशिप विद लैंड, धरती से जुड़े हुए लोग, है ना। और इनका कोऑपरेटिव एटीट्यूड होता है एक दूसरे के प्रति, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होता है एक दूसरे के प्रति, सपोर्ट करना जानते हैं फॉर द अर्थ एंड लाइफ इट सपोर्ट्स। आप जैसे जैसे अभी पढ़ेंगे आगे शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, आपको लगेगा कि हमसे अच्छे तो ट्राइबल लोग हैं,
इतनी समझ हम में भी नहीं है और हम कह रहे हैं अपने आप को सोसाइटी। अभी धीरे धीरे करके आप पढ़ो, हमें ऐसा लगेगा कि हमसे अच्छे यही लोग हैं। हम सोसाइटी 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 करते हैं, लेकिन हमसे अच्छा जीवन जीने का तरीका ये लोग जानते हैं। इनकी फिलॉसफी क्या है देखिए, फ्रॉम एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। मतलब कंट्रीब्यूट करना है, किसके अनुसार? अपनी कैपेसिटी के अनुसार। सोसाइटी में जो अपना जो उनका कल्चर है उसको बचाए रखने, कंट्रीब्यूट करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, उसकी हेल्प करनी है ना, कोऑपरेटिव तरीके से आगे बढ़ना है। और टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज नीड, और जिसको जरूरत है उसको उसकी नीड के अनुसार चीजें प्रोवाइड हो, संसाधन प्रोवाइड हो, ये उनका मानना है। अगर हम इनके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत में लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में 2011 के सेंसस के अनुसार हाईएस्ट परसेंटेज ट्राइबल पॉपुलेशन है। अभी मैंने सेंसस ऑफ इंडिया की 2.5 घंटे की क्लास ली थी संडे को, आप उसे जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो उसमें पूरा इंडिया का सेंसस बताया गया है। यहाँ पर तो हम सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन का देख रहे हैं। तो हाईएस्ट परसेंटेज पॉपुलेशन लक्षद्वीप में है 98% के साथ। इसी को फॉलो करता है मिजोरम 95% के आसपास, फिर नागालैंड 96-97% के आसपास, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली। ये 2011 का डाटा है, ठीक है। अब 2021 में जो होगा, 22 चल रही है जनगणना, वो आएगा फिर। मोर देन 52% पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन इन क्षेत्रों में रहती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन गोवा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। लेस देन 1.1% भी नहीं है, कहीं कहीं पर तो एकदम जीरो है। तो एकदम एब्सेंस जैसा है यहाँ पर इन क्षेत्रों में, इस वाले स्टेट में, ठीक। इसके अलावा अगर हम इनके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, स्थानिक वितरण की बात करें तो इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइबल पॉपुलेशन काफी अनइवन है। मतलब एक जैसा नहीं, कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है। तो इंडिया में 548 डिस्ट्रिक्ट में से, इंडिया में 548 डिस्ट्रिक्ट में ये लगभग फैले हुए हैं। और 68% टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन तो सिर्फ 105 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, जिसमें से अकेले 16 डिस्ट्रिक्ट, जो 16, देर आर 16 डिस्ट्रिक्ट, देर आर 16 डिस्ट्रिक्ट ढंग इन गुजरात और जबुआ इन मध्य प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, इनमें लगभग 80% ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, ठीक। इन टर्म्स ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन, यहाँ पर परसेंटेज वाइज पूछा था। अब कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि परसेंटेज और पॉपुलेशन में क्या अंतर है। इसका एग्जांपल मैंने उस दिन भी दिया था, कल दिया था शायद क्लास में। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, समझिए आप बात को, एक व्यक्ति है जिसका इनकम है 10 रुपए, और एक व्यक्ति जिसकी इनकम है 100 रुपए। ये इनकी इनकम है, ठीक है। अगर ये जो व्यक्ति है 10 रुपए इनकम वाला, ये 1 रुपया दान करेगा, चलो मान लीजिए कि ये 9 रुपए दान कर रहा है, 9 रुपए, तो क्या माना जाएगा कि इसने अपने इनकम का 90% दान किया है, बड़ा दानी कहलाएगा। और यहाँ पर इसको अगर हम देखें 100% वाला, ये केवल 10% भी दान करे तो ये 10 रुपए होगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज काउंट कर रहे हैं। अब ये जो 10 रुपए आया है, इसके 90% से इसका 10% ज्यादा है, क्योंकि उसका जो बेस है, आधार है, वो ज्यादा है, 100। तो वैसे ही ये परसेंटेज में आगे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उनमें सबसे आगे मध्य प्रदेश है। लगभग 16% के आसपास इसकी ट्राइबल पॉपुलेशन है। मतलब टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का, जितनी भी टोटल इंडिया में मिलती है ना पॉपुलेशन, जो अभी बताया था पीछे, लगभग 1024 लाख लोग रहते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा यहीं पर रहते हैं, 16% के आसपास इनमें से। तो फर्स्ट रैंक है। इसके बाद महाराष्ट्र में जनसंख्या के अनुसार उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना है कि जहां पर एसटी पॉपुलेशन होगी तो वहां पर शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन पॉपुलेशन नहीं मिलती है। इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि जहां ये पॉपुलेशन ज्यादा है वहां एसटी नहीं है, जहां एसटी है वहां ये नहीं। ये इनको याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए, ये नेटिव पीपल कहलाते हैं, मतलब स्थानिक लोग, जहाँ मतलब सबसे पुराने इस धरती पर, हमारे इंडिया में, धरती पर नहीं इंडिया में, जो सबसे पुराने लोग हैं, एंशंट अर्लीस्ट सेटलर्स हैं, जो निवासी हैं पेनिनसुला इंडिया के, वो यही कहलाते हैं।
ठीक है। और जनरली इनको आदिवासी के नाम से जाना जाता है, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहलाते हैं, वहां के रहने वाले, ओरिजिनल अधिवासी, अधिवास बना करके रहने वाले। ठीक है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये भी कहा जाता है कि जब भारत में कास्ट सिस्टम इंट्रोडक्शन जिसका नहीं हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये ब्राह्मण एज से पहले, ब्राह्मणिक एज से पहले यही इंडिया में रहा करते थे अलग अलग ट्राइब्स के रूप में। ए ट्राइब वॉज ए होमोजीनियस एंड सेल्फ कंटेन्ड यूनिट विदाउट एनी हायरार्किकल डिस्क्रिमिनेशन। और उस समय पर ये एक होमोजीनियस और सेल्फ कंटेन्ड, और किसी भी हायरार्की में, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से ये दूर थी। तो ब्राह्मणिक एज से भी पहले, कास्ट सिस्टम से भी पहले इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहा करते थे। तो ये सब क्या कहा जाता है, इनको अर्लीस्ट सेटलर्स कहा जाता है इसी वजह से, नेटिव पीपल ऑफ द लैंड कहा जाता है इसी वजह से। 71% जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो 6 स्टेट में रहती है इंडिया के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, जो पीछे भी आपको अभी दिखाया था यहाँ पर ये नाम है। तो ये 71% से भी ज्यादा हो जाता है। अब किस स्टेट में कितनी परसेंट ट्राइब रहती है वो आपको इस पूरे चार्ट से समझाया जा रहा है। इसमें सभी का लिखा हुआ है, जितने भी स्टेट है इंडिया में सबके बारे में देखो लिखा हुआ है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है 98%, फिर मिजोरम में 94%, नागालैंड का याद रखना, फिर मेघालय का याद रखना, है ना, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली, मणिपुर, ठीक, फिर ऐसे त्रिपुरा। टॉप 10 का याद रखिए। टॉप 10 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मध्य प्रदेश, जैसे गुजरात, राजस्थान, असम, और इसके अलावा आप याद रखेंगे वेस्ट बंगाल याद रख लेना। ठीक। अब यहाँ पर तो देखो ये याद रखने वाली बात है कि इनमें बिल्कुल बहुत कम है पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन। ये वो स्टेट्स हैं, ठीक, केरला, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इनमें तो बिल्कुल जीरो है। गोवा, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बाकी ऊपर आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। दिल्ली, पौंडीचेरी, इनमें भी 0% है। टोटल इंडिया का ट्राइबल पॉपुलेशन देखें तो 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया का। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ लद्दाख एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। कौन कौन से एरियाज हैं मेन जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है? तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा आता है। सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये सब आता है। बाकी जो अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी है, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके आगे हम बढ़े तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि 15% जो टोटल कंट्री का एरिया है अलग अलग तरीके का, तो ये अलग अलग इकोलॉजिकल जियो क्लाइमेट कंडीशंस में रहते हैं, जैसे माउंटेनियस, हिली, फॉरेस्ट, प्लेन, और जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं एकदम, जहां पर एक्सेस भी नहीं है, पहुंच भी नहीं, उन एरियाज में रहते हैं। ऑलमोस्ट सभी यूनियन टेरिटरी में है, कुछ को छोड़ करके, जैसे ये जो पीछे आपको बता दिए गए हैं, है ना। और लगातार इनकी जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ये एक अच्छी बात है, तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक। अब इसके दोनों ही अर्थ हो सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन अच्छे तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब है ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही तो ओवरऑल पॉपुलेशन में तो मिक्स होगी, तो फिर एक दूसरा प्रभाव भी है। ठीक है, जिसको आगे टेबल में मैंने दिखाया है, एक बार टेबल आपको दिखा देते हैं। ये है 1951 में, देखिए 1951 में 225 लाख पॉपुलेशन थी इन टर्म्स ऑफ लाख, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 6.23% था। फिर 62 में देखिए पॉपुलेशन बढ़ी, परसेंटेज में 6.87%, 71, फिर 81, अभी सबसे ज्यादा इस टाइम पर है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन का ये 8.6%। लगातार पॉपुलेशन देखिए आप बढ़ी है, लगातार बढ़ी है। ठीक। आगे इसमें बताया जा रहा है कि इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, 95% ट्राइबल पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे है। कारण क्या है? इनका हाई बर्थ रेट और हाई ग्रोथ रेट है। क्यों हाई बर्थ रेट और हाई ग्रोथ रेट है? क्या जो फैसिलिटीज है वो बहुत बेहतर है? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार ट्राइबल पॉपुलेशन को ट्राइबल कम्युनिटी में उस शेड्यूल में इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है। तो जो बर्थ रेट से होने वाला रेट है ये वो नहीं है, बल्कि
जो दूसरी पॉपुलेशन इंक्लूड हो जा रही है उसकी वजह से ये जो रेट है शेड्यूल्ड ट्राइब का ग्रोथ का वो काफी तेज है। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार 84% मेनली ये आपको मेनली वर्कर दिखाई देंगे फ्रॉम दिस कम्युनिटी एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज। 84% के आसपास प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे, यानी कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटी जैसे एनिमल हस्बेंड्री, जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब है ना। और ये पुअर लिटरेसी रेट है उनका, पॉवर्टी लाइन से, ज्यादातर पॉवर्टी लाइन से गुजर रहे हैं, सफर फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण या पोषण का पूरा ना मिल पाना है ना, और जो न्यूट्रिशन की कमी होना, वाटर से जो समस्याएं डिसीज होती हैं वो सारी समस्याएं, और वर्नेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट, लगातार कहीं पर डैम बनाना है, कहीं पर किसी एरिया को काटना है, फॉरेस्ट को काटना है, तो डिस्प्लेसमेंट की समस्याओं से गुजर रहे हैं, ये सारी समस्याओं को इनको झेलना पड़ रहा है। फिर भी हमारे सामने द्रौपदी मुर्मू जैसे सामने लोग सामने आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हर साल देखिए आप, आईएएस का रिजल्ट आ रहा है, इतने सारे लोग सामने आ रहे हैं जबकि इन समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो हमें इनसे सीखना है, इसलिए ये लेक्चर है। ठीक, अब इस वाले चार्ट में आपको देखो समझाया जा रहा है किस एरिया की कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। बोडो, खत्री, मिरी, जाक्सा असम में है, अंगमी, ओ, चांग, है ना, क्योंग्यास, कुकी, लोथा, मिकिर, सेमा, ये नागालैंड में है। इसी तरीके से दफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये भी और भी है जो मैं बोल रहा हूँ, दफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये सब अरुणाचल प्रदेश की हैं। गारो, खासी, जैंतिया मेघालय में, लुशाई मिजोरम में, भूटिया, लेप्चा, शेरपा सिक्किम में, चकमास, ओरंग त्रिपुरा में। सब इंपॉर्टेंट है। अब आपको होगी कि इनको याद कैसे करना है, ये तो बहुत सारा काम हो गया याद करने का। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एक मैप लो ऐसे जिसमें स्टेट बाउंड्री शो की गई हो। ठीक है, स्टेट बाउंड्री, अब जैसे जम्मू कश्मीर में जो भी ट्राइब्स हैं ऐसे बॉक्स बनाओ, लिख लो ये ट्राइब है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश में जो भी ट्राइब्स हैं बॉक्स बनाओ, लिख लो। मैं आपको अपना नोट सेंड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी विद अंकित पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हो वैसे करके। फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे ही बॉक्सेस बनाने हैं। तो किसमें कौन सा है आपको याद हो जाएगा, मेघालय में कौन सा है। अब इससे दो फायदे होंगे। पहली चीज ये कि आपको बॉक्स बना के याद करना आसान होगा, दूसरी चीज ये कि अगर ऑप्शन आएंगे एलिमिनेट करने में आसानी होगी। ये वाली ट्राइब मैंने नीचे नहीं, तमिलनाडु का ऑप्शन दे रहा है, गलत है। जो दफला मिरिया बोर मिश्मी है वो मैंने ऊपर पढ़ी है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी। फिर ऐसे ही बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में ये असुर, बिरजा, बिरहोर, भुइया, गोंड, हो, खैरा, मलेर, मालपहेरा, मुंडा, बिरसा मुंडा बहुत फेमस है ना, उरांव, ये सब आपको कहाँ दिखाई देंगे, संथाल और ये सब बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में आप देखिए आका, भील, भील भी बहुत सारे एरिया में मिलते हैं, राजस्थान में मेनली मिलेंगे। और चेचू, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका गोदवा, गोंद, कोल, खादर, और कोरवा, मरिया, ये याद रखिएगा, मुरिया, लंबाडी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेरिया और टोडिया, येंदी, ये सब याद रखना है। जो जिस पे मैंने टिक लगा दिया, बाकी भी आप याद रख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं एक एक बार तो। उड़ीसा, तमिलनाडु में बिरहोर यहाँ की इंपॉर्टेंट है, गोंड, खोंड और कोल, लंबाडी, मुंडा, संथाल और सावरा। गुजरात में भील, भीला, दफर, और इसके अलावा कोली याद रखना है, तोडिया, वरली। राजस्थान की इंपॉर्टेंट है भील, ठीक है, भील याद रखना है। और मीना जनजाति बहुत फेमस है, और रवात, ठीक है, रवात, साहा। केरल में आपका चेचू, कादर, कोचू, मल्लापदम, ठीक है, और मलयम। इसके अलावा पनियान, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं यहाँ की। टोडा भी याद रखिएगा, टोडा तमिलनाडु में वैसे मेनली मिलती है, भैंस पालक जनजाति है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भोटिया याद रखनी है, भोटिया, और आपका जौनसारी और कोहा, मनही, राजी, थारू, व्यार, ये सब है। ऐसे ही फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन एरिया में
गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, लाहौली, है ना, ये लद्दाखी, बोहला, भोलिया है, बकरवाल जो मैंने आपको बताया, बकरी पालन के लिए फेमस है मेनली। अंडमान निकोबार आइलैंड में अंडमानी, ओंग, जारवाज, निकोबारीज, ओंग, सेंटिनलीज, सेम्पेन सब पूछी गई एग्जाम में। ये जो जारवाज हैं, इनको हम अंग्स भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज है ये, अंडमान निकोबार सेंटर के अनुसार। जरवास की जो पॉपुलेशन है केवल 2266 बची है 2001 के अनुसार, और ये बढ़ करके 2016 का डाटा है कि ये 429 हो गए। इतने कम है, मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज, एकदम खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक है। इकोनॉमी, इकोनॉमी मेनली वही एसेंशियल इकोनॉमी जो होती है वो प्राइमरी एक्टिविटी ही है। हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी झूमिंग कल्टीवेशन, एक जगह के पेड़ों को काटना, उसको साफ करके पेड़ खेती करना, फिर 4-5 साल के बाद यहाँ पर, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते नहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, 4-5 साल बाद यहाँ की जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाएगी, फिर उसके बाद जा करके दूसरा में यही प्रोसेस करेंगे, तो इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अलग अलग जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग देशों में, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, लुमरिंग, पेड़ों को काटना, ये सब ये काम करते हैं। अब कौन सी ट्राइब देखिए फिशिंग और हंटिंग, फूड गैदरिंग में है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। जैसे इसमें देखिए चेचू है, यह नदी है आंध्र प्रदेश की, और ये छत्तीसगढ़ में मारिया है, और भील गरसिया है गुजरात में, महाराष्ट्र में भील गरसिया एन सहरिया है राजस्थान में। ये इस प्रकार की जो ट्राइब्स हैं ये सब किस में लगे हैं, ये सब लगे हैं हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग में। और भी यहाँ पर लिखे हुए हैं नाम, एक एक बार आप इनको पढ़ेंगे, ये नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका कौन से लोग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के मुख्य रूप से जो जो है, जैसे ये गारो, खासी, जयंतिया, लुसाई, नागा, ये सब है ना, और चकमा, त्रिपुरा की। और भी इसके अलावा जैसे छत्तीसगढ़ की ट्राइब है, मध्य प्रदेश की ट्राइब है, तमिलनाडु की ट्राइब्स हैं, उत्तर प्रदेश की ट्राइब्स हैं, ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। ठीक। सेंडेटरी कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कल्टीवेशन करना। तो कल्टीवेशन मुख्य रूप से खेती, ये जो है आपका वही बदगा, कोटा और आंध्र प्रदेश में है ये। इसके अलावा गोंड है इम्पोर्टेंट, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, भील है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको हो याद रखना है, और ओरान याद रखना है, ओराइन, ओरोंग, संथाली। ठीक है। इसके अलावा मीना, ये सब क्या है, ये कल्टीवेशन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को पालना, ये काम करते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर बात बताई जा रही है आपको, कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो पॉलीगेमस हैं, और कुछ ऐसी हैं जो पॉलीएंडर्स है। ठीक है। पॉलीगेमस का मतलब है बहुपत्नी विवाह जिनमें चलता है। तो इसमें बैगा, गोंड है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की, लुसाई है मिजोरम की, मोन है नागालैंड, टोडा केरला तमिलनाडु, ये है यहाँ से। ठीक। जिनमें बहुपति विवाह फेमस है। बहुपति, बहुपत्नी समझते हैं ना, बहुपत्नी मतलब एक ही पति की कई सारी पत्नियां, मतलब 2-3, ये कई सारी गणी। और पॉलीएंडर्स का मतलब होता है एक पत्नी के कई पति, तो ऐसा भी इनमें फेमस है। तो ये ट्राइब्स हैं इनमें, उत्तराखंड, यूपी के, लद्दाख में मिलने वाली ट्राइब्स हैं, केरल तमिलनाडु में टोडा है। तो ये भी परंपराएं फेमस है। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, है ना, कि ट्राइबल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो किया जा सके। 1952 में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत दिया गया है, नेहरूवियन पंचशील जिसे हम गाइडलाइन कह सकते हैं। ठीक है। जिसमें अच्छी अच्छी बातें जो भी होती हैं, जैसे कि उनको डेवलप करने के लिए उनकी जो ओन परंपरा है उसके हिसाब से डेवलप किया जाए, है ना, उनको राइट दिया जाए, लैंड एंड फॉरेस्ट का शुड बी रिस्पेक्टेड। ट्राइबल टीम को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब जो एरिया है हमें उस ट्राइबल एरिया को डेवलप करना है, तो बाहर के लोगों को उस एडमिनिस्ट्रेशन में लेके और उनको सिखाने से अच्छा वहीं के लोगों को सिखाया जाए। जो आउटसाइडर हैं वो उससे उतना नहीं सीख पाएंगे, जो इनसाइडर होगा अंदर का ही उससे ज्यादा सीख पाएंगे। तो डेवलप करने के लिए ये काम किया जाए। ठीक है। उनका जो सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशन है उसको डेवलप किया जाए। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान देना, ना कि सिर्फ मनी पर, कि मनी स्पेंड कर दिया अच्छा हो जाएगा, नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है।
इसी संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 1999 ये एस्टेब्लिश किया था। किसके लिए? ट्राइबल पॉपुलेशन को ही ग्रो करने के लिए। ऐसे ही ट्राइबल सब प्लान है, सबका एक ही चीज है, इसको 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था ट्राइबल सब प्लान में, जिसमें स्पेशल स्ट्रेटेजीज इंश्योर की गई जिससे कि डेवलपमेंट हो सके इस सेक्टर का, ठीक है, और इसका बेनिफिट हो सके, जितने भी और एडिक्वेट बेनिफिट्स होते हैं जो भी अदर कम्युनिटीज को मिलते हैं वो सब इनको भी मिल सके। इस वजह से नेशनल ट्राइबल पॉपुलेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि जो अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स हैं वो सभी बेनिफिट्स उनको भी मिलने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, इनहेंसमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन सब की ये जो समस्याएं हैं इनसे इनको निजात मिले, ठीक है, और एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो ये सारी बातें करती है नेशनल ट्राइबल पॉपुलेशन पॉलिसी। बाकी आप इसमें एक दो चीजें देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं इंडिया की वो शुरू हो रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है आपके लिए, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? गोंड, गोंड एक ट्राइब है सबसे पहली, और ये पहली है, साथ ही साथ लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में 8 मिलियन लोग हैं अकेले गोंड। कहाँ मिलते हैं गोंड? ये गोंड का एरिया है, ये देखिए आप, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट में मिलेगी, तो बहुत बड़ा एरिया है ये, गोंड का एरिया है। ये आपको भील का एरिया दिखेगा, ये भील लोग हैं यहाँ पर, मैप भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्प्रेड है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। लेकिन इनका जो मेन कंसंट्रेशन है वो विंध्यन और सतपुड़ा है। एग्जाम में मैच करने को भी आता है, विंध्यन सतपुड़ा में कौन है, नीलगिरी के पर्वतों में कौन है, अरावली में कौन है, ऐसे, ठीक है। डार्क कॉम्प्लेक्शन है, जो रंग है वो काला होता है, फ्लैट नोज, थिक लिप्स, स्ट्रेट हेयर, शॉर्ट स्ट्रक्चर, लंबाई कम। लैंग्वेज जो है इनकी वो गोंडी है, जो कि ऑस्ट्रिक फैमिली को, ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है। इस पर आप वीडियो चाहते हैं जो लैंग्वेज फैमिली है, कमेंट कीजिए, और सबके सब शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब तक पहुंचाएंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ आपको अच्छा लगा है। 20 से 30 फैमिलीज हैं, 20 से 30 फैमिली का एक घर बना करके रहते हैं, और ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट में अपने, जैसे ये स्ट्रीट है, एक गली, सड़क है, गली है, उसके दोनों साइड बना करके घर रहते हैं। ज्यादातर गोंड जो है एग्रीकल्चर लेबर हैं, या फिर जो फार्मर्स हैं, गतिहीन फार्मर, ऐसे नहीं कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, सेडेंटेटरी का मतलब होता है गतिशील रहित, तो इस प्रकार के फार्मर है, फार्मिंग करते हैं, है ना। अब इसमें धीमर, केवट्स ये सब आते हैं जो फिशिंग भी करते हैं। धीमर और केवट जो होते हैं वो आपका फिशिंग भी करते हैं, बल्कि और दूसरा जो आप रावत्स देख रहे हैं वो कैटल कीपर भी हैं, यानी कि वो जानवरों को भी पालते हैं, ठीक है, गाय भैंसे भी पालते हैं। गोंड एक प्रकार का, देखिए इसको हम यूथ हाउस कहते हैं। गोंड एक गोथल, इसको गोथल कह सकते हैं, गौथुल भी लिखा होता है, गौथल। ये यंग हाउस, यूथ हाउस होता है, यंग हाउस, जिसमें यंग बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ आकर के सेलिब्रेट करते हैं अपना फेस्टिवल मूवमेंट को, ठीक है। और वो इस फेस्टिवल में, इस घर में, गोथल में अपना लाइफ पार्टनर भी खुद चुन सकते हैं, उनको इसकी आजादी है। इसके अलावा वो प्रैक्टिस कर सकते हैं म्यूजिक और डांस को, यानी कि साथ में डांस कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका एक यूथ हाउस है ना। और रात में इनको एक नाइट क्लब की तरह यहाँ पर एक सिक्योरिटी दी जाती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। बोथ, दोनों ही जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, अनमेरिड बॉयज एंड गर्ल्स, वो साथ में अलग अलग अपार्टमेंट में सो सकते हैं रात में, और कैरी कर सकते हैं, मतलब जो लव अफेयर्स हैं उसको वो कर सकते हैं, मतलब एक जिस जिस प्रकार का एक वैवाहिक संबंध होता है वो बना सकते हैं, है ना। और इसके लिए उनको शादी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इनमें रिवाज है, ऐसी प्रथा है। और इस बात को कि विवाह से पूर्ण वैवाहिक संबंध को बनाना, इसको वो सीक्रेट रखते हैं, कब तक? जब तक उनकी मैरिज नहीं हो जाती, जब तक शादी नहीं हो जाती, ये इनमें प्रथा है। ये इनका आपको मैंने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दिया है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, बट इट इज कॉमन नॉलेज, लेकिन ये एक सामान्य सा सबको पता होता है, जितने भी गोंड्स हैं उन सबको इस बारे में पता होता है
कि हार्डली मतलब शायद ही कोई जो महिला होगी वो वर्जिन होगी, जब जब उनकी उस समय पे शादी हो रही होगी, तो वो शायद ही ऐसा कोई महिला होगी, और पुरुष भी शायद ही ऐसा कोई होगा, क्योंकि वहां पर प्री मैरिटल जो सेक्स रिलेशनशिप है वो उसको कम्युनिटी कोई इस तरीके से बुरा नहीं माना जाता है, ये अलाउ है। ठीक है, लेकिन मैरिज के बाद जो इस तरीके का जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों आपस में एक दूसरे को एक दूसरे का साथ ही वो निभाते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। हालांकि इनमें जो है कि पॉलीगेमिस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है, इंडोजिनियस मैरिज ही ये प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि अपनी जो समाज है, अपना जो सोसाइटी है उसमें ही विवाह करते हैं। डिवोर्स इसमें कॉमन सी बात है, डिवोर्स होता रहता है। एमिनिस्टिक है, एमिनिस्टिक ये शब्द बार बार आएगा। एमिनिस्टिक का मतलब होता है जो हर चीज में, एनिमल प्लांट हर चीज में, माउंटेन लेक रॉक्स हर चीज में भगवान को मानता है, उसको पूजता है, जितने भी नेचुरल फिनोमिना उन सबको पूजता है, उसे एमिनिस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के एमिनिस्टिक लोग होते हैं। ठीक, और ऑनेस्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, सीरियस क्राइम करने से डरते हैं। चोरी को एक बहुत सीरियस क्राइम मानते हैं, यानी कि जो चोरी है उसको बहुत सीरियस क्राइम मानते हैं। सुपरस्टिशियस है और ब्लैक मैजिक में विश्वास रखते हैं, ये गोंड्स की खास बात है। नेक्स्ट आते हैं भील। अभी इनका मैंने आपको ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था कि ये इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन एरियाज में ही रहते हैं। लेकिन भील का अगर आपको एक ऑप्शन में लगाना हो तो वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान। 6 मिलियन के आसपास इनकी पॉपुलेशन है 2011 में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब है। ठीक है, और अलग अलग तरीके के सरफेस, जैसे फीचर में प्लेन, हिल्स, प्लेट्यू, अलग अलग फॉरेस्ट एरिया, इस तरीके के रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। आइसोलेटेड या रिलेटिवली आइसोलेटेड एरियाज में मिलते हैं। भील, भील जो शब्द है वो एक द्रविडियन वर्ड भीलू से मिलता है, जिसका मतलब होता है बो, यानी कि धनुष बाण। तो इसीलिए जो एकलव्य है वो आप जानते हैं कि भील जनजाति से ही बिलोंग करता था, अपने महाभारत में सुना होगा, और वह एक धनुर्धर था, है ना। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, मानव शास्त्रियों का ये भी मानना है कि प्री द्रविडियन भील जो है, भील प्री द्रविडियन ट्राइब्स है, जो राजस्थान में राजपूत से पहले काफी बड़े एरिया को कवर कर चुकी थी, उतने टेरिटरी को वो मतलब उस पर अपना आधिपत्य जमा चुकी थी। राजपूत से पहले भील ही वहां पर थी। और भील जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा की ही एक आप कह सकते हैं कि उसकी एक मिलते जुलते उसी उसी की एक शाखा है। राजस्थानी भाषा की एक शाखा है भील भाषा। हंटिंग में, फूड गैदरिंग में, पेस्टोरल एक्टिविटीज में, पशुचारण यानी कि इसमें ये एंगेज होते हैं। इनकी इकोनॉमी का जो मेन सोर्स है वो लोकल रिसोर्सेज होते हैं, आसपास जो मिलता है उसको ही वो करके अपना इकोनॉमी चलाते हैं, है ना। और एग्रीकल्चर करते हैं, स्थिर रूप से एग्रीकल्चर करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लकड़ी काटने का व्यवसाय, फिशिंग और सर्विसेज, ये सब करते हैं भील्स। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिचुएशन में है, बहुत हाई पॉवर्टी, गरीबी से गुजर रहे हैं। लीकर ड्रिंकिंग यानी कि शराब पीना, ऐसी समस्याएं, जुआ खेलना, ये इनके कारण है, इस वजह से। ठीक है, और लगातार इनको कई बार आमतौर पर चीट किया जाता है, जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो साहूकार होते हैं, है ना, जो अदर दूसरी कम्युनिटीज हैं, वो इनको चीट करते हैं कि पैसा दिया जमीन के बदले या काम के बदले चीट किया जाता है ना। फीमेल्स भी मेल भी दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं एग्रीकल्चर में, है ना। और इनमें कुछ 41 सेप्ट्स होते हैं अलग अलग, जिनको ये मानते हैं। कल्चरल इनका जो कांटेक्ट है वो हिंदू से मिलता है, मुस्लिम से मिलता है। कई सारे ट्रेडिशंस हैं जो हिंदू मुस्लिम से इनके मिलते हैं, जैसे हिंदू संस्कार में बर्थ, वो बर्थ होता है, मुंडन होता है, शादी, है ना, और डेथ होती है, अंतिम संस्कार, ये सब इनका हिंदू से मुस्लिम से मिलता है, भील का। इसके अलावा मैरिज जो है वो एक नॉट ओनली यूनिवर्सल, मैरिज सबकी होगी ऐसा नहीं, बल्कि कंपलसरी है। जैसे कई हिंदूज में आपको पता होगा कि कोई करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता नहीं करे, इनमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, भील्स में कंपलसरी है। और जिस भी आदमी या औरत की शादी नहीं होती उसे समाज में पिछड़ा हुआ या बुरी नजरों से देखा जाता है कि इसकी शादी नहीं, इसे पिछड़े नजरों से उसे देखा जाएगा। फ्रीडम फॉर मैरिज, किसी भी लड़के लड़की को अपना पार्टनर चुनने की समाज में खुद से आजादी है। ठीक है, हाउएवर लेकिन जो ठाकुर भील्स होते हैं, निमार्स होते हैं, वो अपने परमिट नहीं करते हैं इस तरीके की लिबर्टीज को। ठीक है, एंड प्रेफर प्रायर एंगेजमेंट, और पहले एंगेजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद जो वैवाहिक संबंध है वो बनाए जाएंगे।
डिवोर्स आपको देखा जा सकता है विलेजेस में, लेकिन जो डिवोर्स होगा वो विलेज पंचायत के कंसेंट पे ही, उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके द्वारा ही होगा, डिवोर्स भी अगर होगा तो। फोक म्यूजिक, फोक आर्ट, एक गाना भी काफी फेमस हुआ था, घूमर घूमर, तो वो इन्हीं का क्या है, फोक म्यूजिक है, यानी कि आप कह सकते हैं लोक गीत है, लोक नृत्य काफी फेमस होते हैं। ये रीबर्थ में कि दोबारा से इंसान जन्म लेता है, माइग्रेशन ऑफ सोल, इन सब बातों में विश्वास करते हैं। और ठीक है, इसके अलावा जो स्पिरिट है, एविल स्पिरिट, भूत भुतंगड़ घोष ब्लैक मैजिक, इस तरीके की बातों में ये विश्वास रखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कि कई सारी बीमारियां जादू टोने से ठीक हो जाती हैं, इसलिए जो मैजिशियन है उस पर भी ये बदवा, उस पर भी विश्वास रखते हैं। और ये सुपरस्टिशियस जो चीजें होती हैं, अंधविश्वासी, उनमें काफी विश्वास रखते हैं। यहाँ की जो लेडीज होती हैं अपनी घरों की दीवारों में बहुत टैटूज बनाती हैं, अपने दीवारों को, घर की दीवारों को सजाती हैं, पिक्टोरियल डिजाइन स्केचेस ये सब करती हैं। इनका डांस में, म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है ना, और जैसे नौटंकी, सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें की जाती हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी होती है, और यहाँ पर गॉड गॉड और गॉडेस, देवी देवताओं का बहुत ज्यादा रिलेवेंस है। हिंदूज गॉड जैसे हनुमान, राम, शिव, है ना, ये सब तो फेमस है ही है, साथ ही साथ बाबा देव और घट देव, ये बहुत फेमस है। छोटे छोटे गांव हेमलेट्स बना करके हम हेमलेट्स में रहते हैं, घर बैम्बूज, बांस के बने होते हैं, और एक छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली नहीं, न्यूक्लियर फैमिली बना करके रहते हैं। अब आते हैं संथाल, जिनसे हमारी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बिलोंग करती हैं, संथाल। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। संथाल की जो जनसंख्या है पूरे इंडिया में वो 6 मिलियन के आसपास है, अब ज्यादा हो गई होगी। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, सबसे बड़ी ट्राइब्स में से एक है, और ये द्रविडियन ओरिजिन की है ना, और ये ऑस्ट्रिक फैमिली को बिलोंग करती है। संथाली जो लैंग्वेज है, संथाली, कोल, चीका, ये जो स्क्रिप्ट है, किसको, ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है। फैमिली लैंग्वेज के अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनको फैमिली बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे कभी अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, संथाल जो स्कॉलर होते हैं वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो संथाल के स्कॉलर्स हैं, ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने ही डेवलप किया है, वो हम ही थे। राजमहल की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और इसके अलावा जो इसी एरिया के जो स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, इन जैसे क्षेत्रों में आपको संथाल ट्राइब मिलेगी। आपको कुछ गार्डनिंग करते हुए भी, जैसे चाय वगैरह के बागान करते हुए असम में और वेस्ट बंगाल में भी नजर आएंगे। मेजोरिटी जो संथाल की है वो परगना, गिरिडीह, बंकुरा और ब्राह्मण, बीरभूम ऐसे डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा, झारखंड के। इनका जो ग्रोथ रेट है वो काफी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक ग्रोथ रेट 1.75% पर एनम है, यानी कि सालाना तौर पे। बेसिकली ये एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, कृषि में लगे हुए लोग हैं 68%, इंडिया के टोटल एरिया से, टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में जो एंगेज है उससे भी ज्यादा। ऐसा हर एक संथाली के पास जमीन जरूर होती है, हार्डली ही कोई ऐसा संथाली होगा जिसके पास जमीन ना हो, लैंडलेस हो। इसके अलावा ये हंटिंग, फिशिंग और फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है उनको कलेक्ट करने में, इस तरीके की एक्टिविटीज में लगे होते हैं। सर्विसेज में इंगेज होते हैं, ट्रेड, व्यापार में, और बिजनेस में, कॉन्ट्रैक्ट में, बिजनेस में, इन सब में जुड़े हैं, है ना। और वर्तमान समय में झारखंड में, ग्रेटर झारखंड की डिमांड कर रहे हैं कि और ज्यादा जो झारखंड है जहां तक संथालीज फैले हुए हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये इंक्लूड किया जाए झारखंड में, इसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक, ये संथालीज का आप ये देख सकते हैं कि एरिया है। ठीक, यहाँ पर मैप भी लगाए गए तो आपको ये हेल्प करेंगे। आगे आपको बताया जा रहा है इसमें कि विडो मैरिज, जो विधवा विवाह है, परमिसेबल है, ये आसानी से यहाँ पर हो सकता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। वुमेन्स भी, यहाँ की महिलाएं भी स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स का काम करती हैं, अपनी फैमिली की इनकम में हाथ बटाती हैं, कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, पार्टिसिपेट करती हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में, एग्रीकल्चर में। और इनका जो हाउस है, हर हाउस बिफोर बदना, एक फेस्टिवल होता है, बदना, बंदना फेस्टिवल। ये एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड फेस्टिवल है, जैसे हमारे यहाँ पर कई संक्रांति आती है तो वैसे यहाँ पर फेस्टिवल होता है।
ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इनका एक फेस्टिवल होता है। परमानेंट सेटलमेंट बना करके रहते हैं, जनरली रेक्टेंगुलर इनका प्लान होता है घर का, रेक्टेंगुलर प्लान एंड हाउस अरेंज अलोंग मेन स्ट्रीट। इनकी पंचायत होती है, वेल डेवलप पीनल सिस्टम होता है, दंड सहित दंड का प्रावधान बढ़िया करके होता है, आराम बढ़िया दंड मिलेगा अगर कोई उल्टा सीधा काम करेगा तो। कर्म को ये मानते हैं, कर्मा इनका एक ओनली फेस्टिवल है वुमेन्स के लिए, जो भादों के महीने में आता है, गर्मियों के महीने। ठीक है, मंझी थान विद म्यूजिक, ये क्या है, एक इनका वो है, आप कह सकते हो कि त्योहार है मंझी थान, जो कि म्यूजिक और डांस करते हैं, अनमैरिड गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, और ये काफी इंपॉर्टेंट इनका फेस्टिवल है। इसके अलावा जैसे ये बंधान है, बंधन, सोरई, विंटर आफ्टर हार्वेस्ट, विंटर्स में जो फसल काटने के बाद ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है। कई सारे गॉड गॉडेस हैं, है ना, और चांदो मतलब मून, मून को ये मानते हैं कि हाईएस्ट पावर है, और इनके जो देवता हैं वो झीर एरा है, जहर एरा, ये इनके देवता हैं संथाल के। ये उनके बारे में जानकारियां हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नागाज आते हैं। नागा जो है, इनकी टोटल पॉपुलेशन 2 मिलियन के आसपास है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड पॉलिटिकली अवेकन ट्राइब है ये। ध्यान से सुनिए, पॉलिटिकली जागरूक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। इसका कल्चरल कोर, सांस्कृतिक जो कोर है वो नागालैंड है। लगभग 86-87% टोटल पॉपुलेशन नागालैंड में ही रहती है, नागा, इसीलिए नागालैंड है। संख्या में काफी ज्यादा है मणिपुर में, असम में, मेघालय में, और जो बॉर्डरिंग एरियाज है म्यांमार का, वहां पर रह रही है। बराइल रेंज, अराकन योमा, इन क्षेत्रों में रहते हैं, है ना। बराइल रेंज किस स्टेट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, बताइए कमेंट करके। ठीक है, नागालैंड में काफी ज्यादा है, मॉडरेट हॉट एंड हॉट समर ये सीजन यहाँ पर होते हैं। और ये ध्यान से सुनिए कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया है, इंग्लिश लैंग्वेज को। यही कारण है इनका पॉलिटिकली अवेकन होने का, पॉलिटिकली जागरूक होने का। इसी ऑफिशियल लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की वजह से इनको अपना कल्चर और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करने में इन्हें हेल्प मिली है ना। जो टॉप रिजेस होते हैं माउंटेन्स के, माउंटेन के जो ये एक रिजेस वाले पॉइंट हैं, यहाँ ये रहते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जो हिल के स्लोप्स हैं, ये किनारे, ढाल, इनको टेरेस कल्टीवेशन के लिए, यानी कि जिसको हम सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहां पर ये टेरेस कल्टीवेशन नहीं हो पाता वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, झूम खेती नॉर्थ ईस्ट में की जाती है, आप जानते हो। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर विलेज हैज मोरंग। ठीक, मोरंग यानी कि एक, आप कह सकते हो ये एक कम्युनल डॉर्मेट्री होता है, एक तरीके जिसे हम कहते हैं हॉस्टल बैचलर्स के लिए, जहाँ पर लड़के लड़कियां आपस में साथ में रह सकते हैं, रात के समय भी रह सकते हैं। यूथ क्लब होता है, जहाँ पर अपना ट्राइबल ट्रेडिशन, जो अपने आर्ट है कम्युनिटी की, डांस प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें करते हैं यूथ क्लब में। ठीक है, इनको सेक्स एजुकेशन भी मिलती है, प्री मेटरल सेक्स रिलेशन भी किए जा सकते हैं, ये सब इनमें अलाउड है नागाज में। लार्ज एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर पे ज्यादा करते हैं, जूमिंग कल्टीवेशन करते हैं। और इसके अलावा किस प्रकार की खेती, राइस, पल्सेस, कोरस जो अनाज हैं, और जो चारे वाली फसलें, वेजिटेबल, कॉटन, ये सब करते हैं। हैंडीक्राफ्ट के लिए और जो सिलाई कढ़ाई बुनाई है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल ये है, बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल है ये कल्चर का। ठीक, नागा डू नॉट प्रैक्टिस चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज ये नहीं करते हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक, अलाउ देयर गर्ल्स ग्रेट लिबर्टी प्रायोर देयर मैरिज, शादी से पहले अपने घर की लड़कियों को काफी लिबर्टी देते हैं, उदारता से, उदारता के साथ रखते हैं, आजादी देते हैं, ऐसा नहीं कि उनको बांध करके रखा है। हैप्पी लाइफ इसी वजह से जीते हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों ही स्मार्टली ड्रेस्ड होते हैं एकदम। ठीक, इसके अलावा ट्रेडिशनली दे आर एनिमिस्ट, थोड़ी देर में बताया था ना आपको एनिमिस्ट क्या होता है। मेजोरिटी ऑफ देम क्रिश्चियन है, एजुकेशनली दे आर एडवांस्ड, मोर एडवांस्ड, तो ये इनके बारे में खास बात है। अब एक ट्राइब आती है थारू। ठीक, थारू की पॉपुलेशन लगभग 1.25 लाख के आसपास है,
जो कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में रहते हैं। और इनका मेन कंसंट्रेशन खटीमा, सितारगंज, उधम सिंह नगर है, उत्तराखंड स्टेट में है ये सब। 55% के आसपास पॉपुलेशन उत्तराखंड में ही इनकी, और कुछ ही आपको पीलीभीत, खेरी, गोरखपुर, भरूच, इन जैसे एरियाज में मिलेगी उत्तर प्रदेश के। एसेंशियली खेती ही करते हैं, और जब सीजन ठीक नहीं रहता है खेती का तो फिशिंग करते हैं, उस समय पर ये भी इनका ऑक्यूपेशन होता है। हंटिंग करना, फूड गैदरिंग करना, ये सब होते हैं। ये मंगोलॉइड पीपल है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं मंगोलॉइड पीपल है, या फिर प्रिडोमिनेटली सो हु हैव एसिमिलेटेड नॉन मंगोलॉइड फीचर्स एज वेल। मंगोलॉइड है, या फिर वो लोग जिन्होंने नॉन मंगोलॉइड फीचर्स को एसिमिलेट किया है, कलेक्ट किया है एक तरीके के कल्चर में। और कई एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये थार डेजर्ट राजस्थान से आए हैं, ये भी कहना है, ठीक है। और यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, इनके मेंबर्स, इनमें एक यूनिक बॉन्ड होता है फेलोशिप का, कोऑपरेटिव लाइफ का। पंचायत राज का जो हेड होता है पंचायत का, वो प्रधान होता है, उसका काफी एक इंपॉर्टेंट डोमिनेंट रोल होता है। थारू पेट्रियार्की सोसाइटी होती है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी, लेकिन फीमेल्स की भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटस होता है यहाँ पर। एग्जाम में भी पूछा गया था कि इस तरीके का जो डिलेमा है वो किस ट्राइब में आपको देखने को मिलेगा। पितृसत्तात्मक समाज भी और फीमेल्स भी बहुत स्ट्रांग है, तो ये थारू है। अपने आप को ये राजपूत इसीलिए कहते हैं कि हम राजपूत हैं, अपने आप को राजपूत क्लेम करते हैं। हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, होली, दिवाली, दशहरा जैसे ये मनाते हैं, पूछा गया एग्जाम में। और भूत पिचास जैसे चीजों में विश्वास करते हैं। बेसिकली ऑनेस्ट होते हैं, हॉस्पिटेबल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, पीस लविंग। लेकिन एक्सटर्नल जो कॉन्टेक्ट है, अदर जो कॉन्टेक्ट है, दूसरे जो अदर कल्चर है, एक तो ट्राइबल कल्चर होता है, एक जो बाकी नॉर्मल कल्चर समाज का, उससे मिलने की वजह से तो जो मोरली ये नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है ये कल्चर। हाईली सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वासों में बात रखते हैं, ब्लाइंडली फेथ करते हैं, प्रीस्ट को, जो पुजारी होता है उस पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। ये है आपके कौन, थारू। अब आते हैं टोडास। टोडास एक स्मॉल ट्राइब है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है, तमिलनाडु में। मेनली ये आपको भैंस पालन दिखाई देगी, भैंस पालन। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, ये कर्नाटक का जो लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पर रहते हैं। पेस्टोरल नोमोडिज्म, यानी कि वही भैंस पालन ये जनजाति है, टोडा। टोडा टंड्रा से मिला है ये शब्द, जिसका मतलब ट्री होता है। ये ट्री एक इनमें बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ये पूजते हैं। एसेंशियली पेस्टोरलिस्ट है, यानी कि पशुओं को पालने वाले हैं। इकोनॉमी लार्जली इनकी बफलो पर है, मैंने जैसा भी आपको बताया। और जो बफलो ब्रीडिंग करना, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना, ये सब इनके मेन इकोनॉमी का आधार है। एल्डेस्ट जो ब्रदर होता है इनमें, वो किसी लड़की से शादी करेगा, सबसे बड़ा जो भाई होगा, बाकी जो सब होंगे यंगर ब्रदर, वो उसके साथ फिर उनको शेयर किया जाएगा। मतलब इसमें बहुपति विवाह जैसी एक वो है परंपरा। जैसे द्रौपदी के 5 भाई थे, द्रौपदी नहीं, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी। अब मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नाम एकदम इंस्टेंटली भूल गया, ठीक। जो एक लड़की से बड़ा भाई सबसे शादी करेगा, बाकी भाई को उसकी पत्नी मान लिया जाएगा, ठीक है। और पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है। मैरिज इज अ सिंपल सेरेमनी, सिंपल सेरेमनी होती है, लेकिन डिवोर्स रेयर होता है। वुमेन्स हाईली रिस्पेक्टेड, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा की जाती है। एनिमिस्ट होते हैं, मैंने आपको बताया एनिमिस्ट क्या होते हैं, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं। वर्शिप, ये तेईकीजी इनका एक वो है भगवान, सुप्रीम गॉड, उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियनिटी यहाँ तक पहुंच गई है टोडास तक। क्रिश्चियनिटी धर्म में कई कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये टोडास के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो ये है आज का टोटल लेक्चर, जिसमें हमने कहाँ से शुरू किया, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से, फटाफट से, ठीक। और फिर इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा है ये भी बताना है, और इसी तरीके के और कैसे लेक्चर आप चाहते हैं वो भी मुझे आप बता सकते हैं, है ना। अब मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा, तो हमारा देखिए एक बैच चल रहा है। लास्ट में जाते जाते अब ये बात भी सुन लीजिए कि हमारा एक बैच है जो दिसंबर जेआरएफ के लिए हम शुरू कर दिया है हमने। ये 15,000 रुपए की कॉस्ट का बैच है। 90% के डिस्काउंट के लिए सिर्फ जुलाई मंथ में इसको दिया जा रहा है। 90% का डिस्काउंट है, और इसका 90% आप निकाल लीजिए, 1,500 रुपये हो गया सिर्फ इतनी कॉस्ट में। और जुलाई का महीना, और जुलाई की आज तारीख कितनी है, आज 23 तारीख, तो मतलब 7-8 दिन बचे हुए हैं। 7-8 दिन तक ये
जो ऑफर है, मेगा ऑफर, वो बचा हुआ है, तो आप इस लिमिटेड ऑफर का लाभ उठाइए। ये लक्ष्य बैच है, इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यानी ये हमारे देखिए सब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं नेट जेआरएफ में, सिर्फ एक सेशन के। पेड रनिंग बैचेस हमारे बैच 1 2 3 4 ये सब है, इनकी फीस और ये लाइव है कि रिकॉर्डेड है, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इनके मेथड 1 या मेथड 2 से ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, किस वीडियो को आपको देखना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपने हमारे जो प्रधान नई राष्ट्रपति हैं उनके बारे में बहुत कुछ जाना होगा। आपको ट्राइब्स के बारे में, उड़ीसा के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में इतना कुछ जानने को मिला होगा, आपको लगेगा कि हमसे बेहतर तो यही है ना। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, इसी तरीके की और वीडियोस, ताकि आपसे कोई मिस ना हो, तो आप इसको शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके की और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।